तो स्टूडेंट्स, आज हमारी न्यू टॉपिक है रेडिकल्स, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रेडिकल्स को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा है एटम के न्यूक्लियस, उसके बाद शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एटम के अंदर, शेल्स के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी और वसी टॉपिक है। इसमें बहुत सारा ये रिसर्च भी चल रही है अभी तक, और ये फर्स्ट ईयर इवन बैचलर लेवल्स पे भी पढ़ाई जाती है। तो हमें सिर्फ इनकी कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है और पढ़नी है, ताकि हमें अपनी टॉपिक रेडिकल समझ में आ जाए। अब सपोज ये है एटम, ये उसका न्यूक्लियस है, ये शेल है के शेल और ये एल शेल। अब क्या है स्टूडेंट्स के ये जो के शेल है ना, मतलब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है पेयर्स की सूरत में। ये देखिए सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में है। अब चूंकि एल शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसलिए ये अकेला है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि असल में ये पेयर की सूरत में क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर। दरअसल बात ये होती है कि जो शेल्स हैं ये एक एनर्जी लेवल्स और पाथ्स होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर फिर सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर उन सब शेल्स के अंदर फिर और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स या पाथ्स होते हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब क्या होता है कि ऑर्बिटल्स वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, या दो होंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो इसलिए किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अब जिस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स की सूरत में है। अब ये देखें, ये यहाँ पे पेयर की सूरत में देने का मकसद भी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में, मतलब वो ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है। ओके, अब ये समझें, ये शेल्स हैं, सब शेल्स जो हैं उनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। फिर उनमें सब शेल्स मौजूद होते हैं, फिर उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे हमने पढ़ा पहले, सबसे पहले जो शेल होता है उसे हम के शेल कहते हैं। के शेल के अंदर जो सब शेल होता है उसे हम एस सब शेल कहते हैं। अब ये एक बात पहले समझ लें कि देयर आर 4 सब शेल्स विच आर एस, पी, डी एंड एफ। टोटल 4 सब शेल्स हैं। एक एस सब शेल, दूसरा पी सब शेल, तीसरा डी सब शेल, चौथा एफ सब शेल। अब ये जो एस सब शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत होती है। जो पी सब शेल है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत होती है। अब ये जो डी सब शेल है ना, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत होती है। अब ये जो एफ सब शेल है ना, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत होती है। अब एक बात सोचने की होती है कि जी सबके सब शेल्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत डिफरेंट क्यों है, एकोमोडेशन पावर डिफरेंट क्यों है। उसकी वजह यह है कि एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। अब हमने पहले भी पढ़ा कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की ताकत होती है। इसलिए एस सब शेल के अंदर जैसा कि सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब के शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है, और एक सब शेल के अंदर यानी एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही एस ऑर्बिटल होता है। इसलिए के शेल के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की 2 होती है। 2 के बाद जब तीसरा आएगा तो वो एल शेल की तरफ चला जाएगा, वो एस शेल की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो पी सब शेल होता है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए आते हैं क्योंकि इस पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे देखें एल शेल है, एल शेल के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, एक एस और दूसरा पी। अब ये जो एस सब शेल है इसके अंदर एस ऑर्बिटल होता है। ये जो पी सब शेल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं पी एक्स,
पी वाई पी जेड। अब ये टोटल ऑर्बिटल्स हुए 4। अब पी जेड एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पी वाई एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पी एक्स एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। एस एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो टोटल हम जब देखेंगे तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 4 टू द 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो एल शेल के अंदर आएंगे वो 8 होंगे। ठीक है, और पी सब शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 6 होंगे, इसलिए 6 लिखा है। सेम तरह से डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स 10 आते हैं, उसका मतलब यह है कि डी सबशेल्स के अंदर एक्चुअली 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब वो 5 ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी 10 होती है। और एफ सबशेल के अंदर आप समझ गए होंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब यह है 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखनी है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये जो समझने की बात है, सपोज ये 1 जो नंबर है ना, ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट शेल को, और फर्स्ट शेल कौन सा हमने पढ़ा है, के शेल। ये जो नंबर 2 है ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड शेल को, यानी एल शेल। अब ये देखें, फर्स्ट जो शेल है के शेल, अब ये इस तरह से लाइन होगी, इस तरह से सीरीज हमें निकालनी है। ये इस तरह से, ये इस तरह से सीरीज हमने समझनी है। ये इस तरह से सीरीज, अब ये इस तरह से सीरीज, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखें, के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने सब शेल्स हैं, एक सब शेल है, उसको एस कहते हैं, इसलिए 1s है, उसके बाद कुछ भी नहीं है पूरी सीरीज में। एल सब शेल के अंदर सिर्फ 2, एल शेल के अंदर सिर्फ 2 सब शेल्स हैं। ये 2 इंडिकेट करता है सेकंड शेल को, यानी एल शेल को, और एस इंडिकेट करता है एक एस सब शेल और दूसरा पी सब शेल। ओके, अब ये जो 3 है, 3 इंडिकेट करता है एम को। एम शेल के अंदर टोटल 3 सब शेल्स हैं, एक एस, दूसरा पी और तीसरा डी। अब उसके बाद फिर आगे आ जाएं, तो आगे आएंगे जब हमें पता चलेगा कि जो एन शेल है उसका नंबर होता है 4, उसको चौथा शेल कहते हैं। अब उसके अंदर कितने सब शेल्स आ रहे हैं, एस पी डी एफ। अब अंदाजा लगाएं कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से शेल में आ जाएगा, एल शेल में। अब एल शेल में 2 सब शेल्स हैं। अब ये जो 2 सब शेल्स हैं, ये दोनों मिला के जब हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पी में टोटल 6, तो इस तरह से ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल शेल के अंदर। अब यहाँ पे भी अंदाजा लगाएं, एस में 2, पी में 6 और डी सब शेल में 10। अब 10 और 8 18, तो हमें पता चलेगा कि जी 18 जो है वो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का एम शेल के अंदर। और सेम तरह से यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये होंगे 14 और ये 10, 24 और 8 कितने हो गए, 32। तो जो एन शेल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे 32। इसी तरह से ये सीरीज है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो इस तरह होती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एस सब शेल में, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे फिर 2s सब शेल में, उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे 2p सब शेल में, उसके बाद 3s सब शेल में, उसके बाद फिर जाएंगे फिर 3p सब शेल में, फिर 4s सब शेल में, फिर उसके बाद 3d सब शेल में, फिर 4p सब शेल में, फिर 5s सब शेल में। अब इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा काम। ये नेक्स्ट फिगर में देखें, ये देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s में। 1 का मतलब के शेल, s का मतलब s सब शेल। अब उसके बाद 2s में आएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2p में, फिर 3s में, फिर 3p 4s। अब ये बहुत ही एक डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, लेकिन ये हमारे लेवल पे नहीं है क्योंकि हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा ब्रीफ यहाँ पे नहीं करेंगे। ये आपके फर्स्ट ईयर के लेवल की टॉपिक है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की बुक्स में पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ाएंगे वो इंशाल्लाह आपको, तो आपको समझ आ जाएगी बात। फिलहाल हमारा जो मकसद है वो ये समझने का मकसद है कि हर एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑर्बिटल्स में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के अंदर पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाएं, सबशेल है एस। अब एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल आता है और उसको हम कहते हैं एस। अब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। अब अंदाजा लगाएं, एस सबशेल में जब एक ऑर्बिटल आ रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एस सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हमने पहले भी पढ़ा 10। अब एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स, तो एफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 होंगे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है कि एस सबशेल में एस ऑर्बिटल है, पी सबशेल में पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। डी सबशेल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स जेड या जेड एक्स बोले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर। उसके बाद एफ सबशेल के अंदर एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, एफ वाई वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक बात जहन में रख लें, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है तो वो ये याद करें कि पी सबशेल में कितने आ रहे हैं ऑर्बिटल, उनके नाम क्या हैं, और उसके बाद ये मालूम होना चाहिए कि एस शेल में कितने, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। ओके, अब हमारी जो टॉपिक है वो असल टॉपिक रेडिकल है। अब एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडिकल। कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी आयन हो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम रेडिकल कहेंगे। अब देखें, हमने आयन पढ़ा है, आयन में हमने ये चीज पढ़ी है कि जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। रेडिकल में वो शर्त नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव वाली, इसमें शर्त है कि जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो अनपेयर्ड होना चाहिए। अब इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है जो बहुत ही अच्छी है, वो बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर देती है। वो कौन सी है, द एटम और मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड रेडिकल। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस करें कि दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंपाउंड। अब आयन और रेडिकल में मेजर जो डिफरेंस है वो दो हैं। एक कि उनके रेडिकल के पास शर्त ये के लिए शर्त यह है कि उनके पास अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर लाजिम नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो। दूसरी ये बात कि रेडिकल्स हमेशा किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल से ड्राइव होते हैं। कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड टूटता है, नतीजे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले सब्सटेंस पैदा होते हैं जिनको हम रेडिकल्स कहते हैं। जबकि आयन के लिए ऐसा नहीं है। आयन के लिए किसी भी एटम या किसी भी चीज पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी उसे हम आयन बोलेंगे। अब दूसरी जो पॉइंट है, विद सम एक्सेप्शंस दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेक रेडिकल्स हाईली केमिकली रिएक्टिव। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना रेडिकल्स के ऊपर, ये रेडिकल्स को हाईली केमिकली रिएक्टिव, यानी ये रेडिकल्स की एक खासियत प्रॉपर्टी जो है वो बना देते हैं कि रेडिकल्स केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल रिएक्शंस बहुत जल्दी करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं ये हमारे लेवल पे नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं, ताकि आगे आपकी स्टडीज में कोई बात जहन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जी कुछ एक्सेप्शंस हैं रेडिकल्स में, जो ऐसे रेडिकल्स भी मौजूद हैं जो हाईली केमिकली रिएक्टिव नहीं है। लेकिन मोस्टली जो रूल है रेडिकल्स के लिए वो यही है कि रेडिकल्स आर हाईली केमिकली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल्स हैं ये दो किस्म की बॉन्ड फिशंस के जरिए बनते हैं। बॉन्ड फिशन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड। अब उसके दो किस्म कौन से हैं, एक है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, दूसरी है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमो मीन्स होता है सेम, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो एक हो गई होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, दूसरी हो गई हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब पहले हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन समझने की कोशिश करें। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमो मीन्स सेम, सेम का वर्ड का मकसद क्या है, यहाँ पे सेम या होमो वर्ड क्यों यूज हुआ है वो हम आपको बताते हैं कि इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहला जो मतलब इसके लिए शर्त है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कि ये हमेशा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है।
और इसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब याद रखें स्टूडेंट्स, रेडिकल्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक है फ्री रेडिकल्स, दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल, तीसरे होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नतीजे में जो रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। सो जनरली हमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो फ्री रेडिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम कहेंगे जी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के जरिए से। तो जी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कैसे होती है, हम कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। ठीक है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन ऐसी बॉन्ड फिशन है जो सनलाइट की मौजूदगी में होती है और उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझें कि क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। अब इस Cl2 का मतलब ये होता है कि 2 क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, बॉन्डिंग बना के बैठे हुए हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया हुआ है क्लोरीन का। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्टेड टू 2Cl। अब इसका मकसद ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि ये Cl2 का मतलब ये है 2 क्लोरीन के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया है, इसका मतलब 2Cl का मतलब ये है 2 क्लोरीन के एटम अलग अलग हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन जो 2 एटम्स थे मॉलिक्यूल में उनके दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट गया। नतीजे में क्या हुआ कि दोनों क्लोरीन एटम्स में एक एक फ्री जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब इसके अंदर अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हाईली केमिकली रिएक्टिव बन जाएगा वो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये समझें जरा, ये क्लोराइड है मॉलिक्यूल, वन क्लोराइड मॉलिक्यूल। अब ये अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट या सनलाइट समझे, उसकी मौजूदगी में 2 क्लोरीन एटम्स में टूटा। ये देखें, ये 2 क्लोरीन के एटम्स बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ अल्ट्रावायलेट रेज की मौजूदगी में। यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन। अब इन दोनों को क्लोरीन रेडिकल्स बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, क्योंकि इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, अब यही होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन का नजरिया है। अब उसके बाद आप आए कि अब ये तो हमें पता चल गया जी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किस तरह होती है और उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं आखिर, जब ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं जल्दी जल्दी वीक बॉन्ड्स पर। अब वीक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब जब ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड्स जो होते हैं उन पे अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद उन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स को खत्म करके खुद एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर और उनके साथ एक नया मॉलिक्यूल बनाकर रहते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि जब भी फ्री रेडिकल्स किसी के ऊपर अटैक करता है, किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो नतीजे में एक नया फ्री रेडिकल पैदा होता है जिसकी वजह से ये एक रिएक्शन, चेन रिएक्शन बन जाता है। ये आपके लेवल का नहीं है लेकिन जस्ट एज अ पॉइंट बताया है ताकि आगे आपके सामने कभी ऐसी बात आ जाए तो आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये इसकी ये फिगर भी सेम ही है। अब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है ऑक्सीजन के एटम्स में डबल बॉन्ड बनने की वजह से। अब क्या होता है, जब भी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है सिंगल जिसे बॉन्ड कहते हैं वो होता है सिग्मा बॉन्ड। सपोज ये पहले बॉन्ड बना तो ये इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो बॉन्ड बना वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। अब टोटल बॉन्ड्स जो बन सकते हैं वो 3 बन सकते हैं, 1 2 और 3, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब जो सिंगल या पहला बॉन्ड बनता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड की निस्बत में ज्यादा स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है, किस तरह होता है, कैसे होता है, ये फर्स्ट ईयर के बुक्स में डिटेल में लिखा हुआ है या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए हम आपको सिर्फ बेसिक लेवल की बातें बताएंगे। तो जो सिग्मा बॉन्ड है, आपके काम की चीज वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। अब अंदाजा लगाएं, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। अब क्या करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल या कोई भी फ्री रेडिकल, ये जो पाई बॉन्ड बना है ये वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। अब ये पाई बॉन्ड
पे आके अटैक करेगा। अब जब ये पाई बॉन्ड पे आके अटैक करेगा तो नतीजे में क्या होगा, इसको तोड़ देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। ओके, सेम तरह से अगर हम आगे जाएं तो ये देखें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2। अब यहाँ पे भी आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड ये, सपोज ये पहला बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद ये बना एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। अब टोटल 3 बॉन्ड्स हुए। पहला बॉन्ड जो है उस वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है। अब ये दोनों वीक हैं। अब क्या करेंगे फ्री रेडिकल्स के ये जो बॉन्ड्स हैं इन पे अटैक करेंगे पाई बॉन्ड्स पे। अब पाई बॉन्ड्स पे अटैक करके खुद इनकी जगह ले लेंगे और इनकी जगह लेने के बाद एक नया सबस्टेंस बना देंगे या नया कंपाउंड बना देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज समझने की थी। उसके बाद दूसरा जो टाइप है बॉन्ड फिशन का, पहले हमने पढ़ा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। अब हेट्रोलाइटिक जो बॉन्ड फिशन है, इसके नतीजे में क्या होता है, दो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे का नाम है न्यूक्लियोफाइल। अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। अब होमो में क्या हो रहा था, सपोज क्लोराइड मॉलिक्यूल जब क्लोराइड माना रेडिकल्स में टूटा, उस उनमें डिवाइड हुआ, तो क्लोराइड जो रेडिकल्स थे वो दोनों सिमिलर थे। होमो मीन्स सेम, सिमिलर थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे हेट्रो मीन्स डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट का मतलब ये है कि दो रेडिकल्स बनेंगे, एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे का नाम है न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिवली चार्ज, और E फॉर बाकी बचा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, वो जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नतीजे में दो रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है। आसान तरीका याद करने का, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिवली चार्ज, बाकी बचा इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज है, और फ्री रेडिकल पे कोई भी चार्ज नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नतीजे में। अब याद रखें एक चीज, एक डिफरेंस, कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है उस पे आगे हमारी स्लाइड आएगी। अब उसकी मौजूदगी में होती है, जबकि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होती है। अब इसका एग्जांपल समझे कि ये सेम क्लोराइड मॉलिक्यूल है, पहले अ, जो अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी यानी सनलाइट की मौजूदगी में फ्री रेडिकल्स में डिवाइड हुआ। अब ये सेम क्लोराइड मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल और क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल में डिवाइड होगा। अब क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा। अब अंदाजा लगाएं कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, तो एक नेचर है कि जी पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को करता है। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल रेडिकल बनेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेगा। ठीक है, अब जब उस पे ये अटैक करेगा तो नतीजे में नए सबस्टेंसेस बनेंगे। ठीक है, हमने रीजन भी लिखा है उस पे क्यों नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के। उसका भी रीजन लिखा है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके, उसके बाद ये आप देखें, सपोज ये एक्स और वाई दो एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। ठीक है, अब जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुई तो एक्स पे आ गई, यहाँ पे एक्स पे आ गई पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे आ गई नेगेटिव चार्ज और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एक्स बन गया नेगेटिवली चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे वाई बन गया पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल। अब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में ये हुआ कि दो रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए बॉन्ड फिशन के नतीजे में, एक पॉजिटिवली चार्ज बना और एक नेगेटिवली चार्ज बना। ठीक है,
होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो है वो हुई सनलाइट की मौजूदगी में, जबकि ये हुई कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब जब ये सनलाइट की मौजूदगी में हुई तो इन दोनों में से कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनी, बल्कि दोनों न्यूट्रल रहे, लेकिन इनके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अब वो किस तरह इंक्रीज करता है? दरअसल वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या, उसके उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे एक बस बात समझें कि एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उसके उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे समझे कि एक कोई मशीन है, उसमें हम ग्रीस डाल देते हैं या कोई ऐसा लुब्रिकेंट डाल देते हैं जिससे उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। अब वो जो लुब्रिकेंट हमने डाला उससे मूवमेंट आसान हुई, वो इसलिए आसान हुई क्योंकि उसने एनर्जी की कंजप्शन को आसान कर दिया। अब जैसे ही लुब्रिकेंट हमने डाला, एक तो एनर्जी की कंजप्शन कम होगी उस पे, और दूसरा उसकी स्पीड, रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। सेम तरह से कैटलिस्ट काम करता है। एक कैटलिस्ट की ये खासियत है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। दूसरी कैटलिस्ट की खासियत ये है कि वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। और तीसरी कैटलिस्ट की खासियत ये है कि वो बजाते खुद कंज्यूम नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे सपोज ये हमने कैटलिस्ट है, अब ये रिएक्टेंट्स हैं, सपोज ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन करने लगे, ये एक है रिएक्टेंट, ये दूसरा। रिएक्टेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये समझ लें। रिएक्टेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें, और प्रोडक्ट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन के नतीजे में हमें हासिल मिले। जो चीज हमें रिएक्शन के बाद मिले उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करें उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, कैटलिस्ट ने इन रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ये कैटलिस्ट मिले और मिलकर क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस किया, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसकी रिक्वायरमेंट को कम किया और केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दिया, और नतीजे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। अब जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए तो कैटलिस्ट सेम वैसी ही सूरत में वापस मिलेंगे जैसे शुरू में थे। अब देखिए यहाँ पे भी कैटलिस्ट सेम तरह है और यहाँ पे भी कैटलिस्ट सेम तरह है। तो कैटलिस्ट की तीन खुसूसियत आपने जहन में रखनी है। एक ये कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, दूसरी ये कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, और तीसरी ये कि वो कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। उसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो कम से कम अमाउंट एनर्जी का जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल हो। अब देखें यहाँ पे ये एनर्जी का ग्राफ है और यहाँ पे रिएक्शन की प्रोग्रेस है। अब सपोज ये देखें कि ये हमें ये रिएक्टेंट्स है, यहाँ से रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, बिना कैटलिस्ट के। अब यहाँ से यहाँ तक इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब कैटलिस्ट क्या करेगा कि कैटलिस्ट जब आएगा तो वो इस एनर्जी को जो चाहिए थी उसके अमाउंट को कम कर देगा। मतलब जो काम ज्यादा एनर्जी में होना था वो कम एनर्जी में हो जाएगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल मैंने आपको मिसाल दिया कि जब ग्रीस वगैरह या मोबिल हम किसी चेन में, बाइक या साइकिल की चेन में लगा देते हैं तो उसमें उनकी मूवमेंट चेन्स की स्टार्ट इजी हो जाती है और उनकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। अब उसमें क्या होता है कि वो जो फ्रिक्शन का अमल हो रहा था, जो रगड़ लग रही थी चेन को उसकी गिरारी के साथ, वो रगड़ कम लगेगी क्योंकि लुब्रिकेंट आ गया, तो इसलिए रफ्तार बढ़ जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। सेम तरह से ये क्या करेगा कि कैटलिस्ट यहाँ पे आकर एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसको कम कर देगा। अब ये जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो नतीजे में क्या होगा, रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगा और इसकी स्पीड भी जल्दी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।